Hello everyone, welcome again in the series of lecture Arithmetic Progression. This is our lecture number 2. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होता है तो उससे हम फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ एपी किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमने सीखा था. लेकिन सपोज दैट अगर हमको कोई भी जनरल टर्म फाइंड करना हो, एक जनरल टर्म फाइंड करना हो किसी एपी का, तो कैसे फाइंड करेंगे. लेट अस अज्यूम कि अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है और आपसे पूछे कि 18th टर्म क्या होगा, 100th टर्म क्या होगा एपी का, तो ये चीज़ कैसे हम लोग पता करेंगे वो हम आज की क्लास में सीखेंगे. आज की क्लास में है nth टर्म ऑफ एन एपी, और nth टर्म एपी का क्या होता है, उसी को हम जनरल टर्म ऑफ द एपी भी बोलेंगे. ठीक है, क्या चीज़ गी मैंने आपको, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. ए आपका फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है. तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म T1 कैसे लिख सकते हैं, a प्लस, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 इंटू डी. देखिए फर्स्ट टर्म a के बराबर ही तो आएगा, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ. सेकेंड टर्म देखिए कैसे लिखते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि शुरुआत के कुछ टर्म कैसे लिखते थे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए जाते थे. अगर सेकेंड टर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ. देखिए लिखा क्या है मैंने, एक्चुअली 2 माइनस 1 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली डी ही तो ऐड किया मैंने, और आप फर्स्ट टर्म में डी ऐड करोगे तभी तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगा. तो ये स्टेप समझ में आ रहा होगा. हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सीक्वेंस में आपका नंबर्स के पैटर्न्स बनते हैं, तो यहाँ से भी हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं. थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म T3 क्या आ जाएगा आपका, a प्लस, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3 माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं. अभी देखिए ये आपका ऑलरेडी सेकेंड टर्म क्या था, a प्लस डी था. नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए फिर से डी ऐड करना पड़ेगा, तो a प्लस डी में डी ऐड करेंगे कितना हुआ, a प्लस 2d. और क्या मैं 2d को 3 माइनस 1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ. तो थर्ड टर्म भी समझ में आ रहा है किस तरह से हमने लिखा. फोर्थ टर्म देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं. फोर्थ टर्म T4 की बात करें तो अगेन इस थर्ड टर्म में हमको डी ऐड करना पड़ेगा, और जब हम डी ऐड करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. अब बात देखिए ध्यान से, समझ में आ रही होगी. ये वापस से 4 माइनस 1 होकर 3d ही हो जाएगा, लेकिन फोर्थ टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं. तो आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिल रहा होगा कि फर्स्ट टर्म था तो यहाँ वैल्यू 1 थी, सेकेंड टर्म था तो यहाँ वैल्यू 2 थी, थर्ड टर्म के लिए यहाँ वैल्यू 3 थी, फोर्थ टर्म के लिए यहाँ वैल्यू 4 थी. और फर्स्ट 4 टर्म तो कल जो लास्ट हम लोगों ने लेक्चर देखा होगा उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी. अब देखते हैं आगे, अगर इसी तरीके से मुझे कोई nth टर्म लिखना हो, एक जनरल टर्म होगा, वो कैसे लिखूंगा मैं, सब जगह a कॉमन है, यहां भी आपका a कॉमन रहेगा, प्लस यहां फोर्थ टर्म था तो 4 माइनस 1 हुआ, थर्ड टर्म था तो 3 माइनस 1 हुआ, सेकेंड टर्म था तो 2 माइनस 1 हुआ, फर्स्ट टर्म था तो 1 माइनस 1 हुआ. nth टर्म होगा तो फिर क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी. क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी. तो ये आपका जो आएगा, ये आपका nth टर्म आ जाएगा. दिस विल बी द nth टर्म ऑफ द एपी. इसी nth टर्म को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं. इसी nth टर्म को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ द एपी. ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही होगी. हमने nth टर्म देखा किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं किसी एक एपी का, जिसको जनरल टर्म भी बोलते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं. ध्यान से इस nth टर्म को ऑब्जर्व करिए, ये कुछ इस फॉर्म में है कि नहीं फॉर्म में है. nth टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ तो फिर ये कुछ an, या फिर यहाँ से आप देखो an प्लस b के फॉर्म में है. मतलब कि एक कांस्टेंट इंटू n प्लस b के फॉर्म में है. जब भी कोई सीक्वेंस इस फॉर्म में होता है, ठीक है, ए एन प्लस बी के फॉर्म में होता है,
तब वो एक एपी का nth टर्म होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है आपका, अ सीक्वेंस हैविंग nth term as an plus b, a sequence having nth term as an plus b is an AP। ठीक, कोई भी सीक्वेंस जिसका nth टर्म an प्लस बी के फॉर्म में होगा। यहाँ देखिए समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म, हमने अलग अलग क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पर n का स्क्वायर भी हो सकता था, n स्क्वायर बाई समथिंग भी हो सकता था, लेकिन ये एक लीनियर इक्वेशन टाइप की है कि नहीं है, मतलब कि nth टर्म में जब आपका n की सिंगल पावर रहेगी, ठीक, उस केस में जो nth टर्म होगा उस सीक्वेंस का, वो क्या होगा, ये एक AP का nth टर्म होगा। ये बात होपफुली समझ में आ रही होगी। अब एक चीज़ और यहाँ देखते हैं, Tn हमारे पास है और An हमारे पास है, ठीक, An प्लस बी हमारे पास है। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ T1, तो T1 कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करूँगा, A प्लस बी आ जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ से T2 लिखना चाहता हूँ तो T2 कितना हो जाएगा, यहाँ n की जगह पे मैं 2 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2A प्लस बी हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से कॉमन डिफरेंस लिखना हो तो क्या मैं T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है ना, किसी भी एक टर्म से उसके प्रीसीडिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमको कॉमन डिफरेंस पता चलता है। तो कॉमन डिफरेंस की बात करूँ, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है, T2 माइनस T1 हो गया यहाँ। अब ये क्या आएगी वैल्यू, देखिए 2A प्लस बी माइनस A प्लस बी, सॉल्व करोगे आप तो फिर यहाँ आ जाएगा A। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो A आ रहा है। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट और लिखना है आपको, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। नोट पॉइंट ये लिखना है आपको कि अगर कोई भी जनरल टर्म लिखा हो तो कोफिशिएंट ऑफ n जो होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ n in the nth term of an AP is common difference, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना है कि अगर आपको कोई भी जनरल टर्म दिया हो तो उस जनरल टर्म को देखकर आप बता सकते हो कि उस सीक्वेंस AP है कि नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप ये बता सकते हो कि उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, तुरंत ऑब्जर्व करके ये चीज़ आप बता सकते हो। सो अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन AP, क्या AP दी हुई है, 20, 25, 30 एंड सो ऑन अप टू 100। आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, दैट मीन्स ये एक फाइनाइट AP है। हमको क्या फाइंड करना है, पहला आपको बोला 7th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं यहाँ से। फर्स्ट टर्म क्या है AP का, वेरी गुड, 20 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, 25 माइनस 20, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 20 दैट इज 5। कॉमन डिफरेंस इज 5। अच्छा, हमारा जो nth टर्म का जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 7th टर्म फाइंड करना है। तो T7 क्या हो जाएगा आपका, T7 आपका हो जाएगा 20 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 5, कितना हो गया, 20 प्लस 6 इंटू 5 दैट इज 30 इक्वल्स टू कितना आ गया, 50 आ गया। मीन्स इस AP का जो 7th टर्म है वो क्या है आपका, 50 है। काफ़ी आसान है निकालना, जो भी टर्म पूछा जाएगा n की वो वैल्यू पुट कर देंगे, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन AP। एक तरीका जो मैनुअल है कि गिन के आप फाइंड करो, पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। छोटा सीरीज होता, छोटा आपका सीक्वेंस होता तो कर सकते थे,
अभी कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी m। क्या मान लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, m है। अच्छा बताइए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स m है हमारे, तो फिर क्या जो mth टर्म होगा वो 100 होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते तो फर्स्ट टर्म 20 एंड सेकेंड टर्म 25, थर्ड टर्म 30। अगर 3 होता तो थर्ड टर्म आपका क्या होता, 30 होता। उसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स अगर m है तो mth टर्म क्या होगा आपका, 100 होगा ना। तो यहाँ से अगर मुझे लिखना हो mth टर्म, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं इसी जनरल टर्म के फॉर्मूले में n को m से रिप्लेस कर दूंगा, n को m से रिप्लेस कर दूंगा। क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अच्छा ये mth टर्म है क्या, अगर मैं इस mth टर्म की बात करूं तो है क्या, वो 100 दिया हुआ है ना। ये देखिए आपका ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये आपका mth टर्म। ठीक, mth टर्म a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। mth टर्म दिया हुआ है आपका 100, इक्वल्स टू a की वैल्यू आपको 20 दी हुई है, प्लस आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, m नहीं पता, m फाइंड करना है, m माइनस 1, d की वैल्यू दी हुई है 5। 100 माइनस 20, 80 अपॉन 5 आ जाएगा आपका m माइनस 1। m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 80/5 कितना आएगा, 16 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 17। तो हमें क्या पता चलता है, ये जो गिवन AP है, इस गिवन AP में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 17 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 17 है। तो ये काफ़ी इजी है फाइंड करना। आप लास्ट टर्म को mth मान लो और उस m की वैल्यू आप काफ़ी इजीली निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको mth टर्म की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है। आप बहुत इजीली m की वैल्यू निकाल लोगे, एक वेरिएबल बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोला 7th टर्म फ्रॉम एंड। अभी स्टार्टिंग से पूछता तो फिर हम ये फॉर्मूला लगा देते। ठीक, अभी बोला 7th टर्म फ्रॉम एंड। तो एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 20, 25, 30 अप टू 100 ये एपी में है, तो आप देखो क्या 100 के जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा। कॉमन डिफरेंस अगर 5 है तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहेगा आपका, 95 होगा। समझ में आ रहा होगा ना। इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहेगा आपका, 90 होगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 100, 95, 90 एंड सो ऑन, और इसमें लास्ट में लिख देता हूं मैं 25 फिर 20। मैंने कुछ नहीं किया, जो गिवन एपी थी उसको रिवर्स कर दिया। ठीक, अभी जो 7th टर्म फ्रॉम एंड इस एपी में पूछा था, मैंने एक सीक्वेंस और बना दिया। क्या ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, ऑफ कोर्स ये एपी में है। आप देख लो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, पर ये एपी और ये एपी अलग है। इसमें कॉमन डिफरेंस +5 है, इसमें कॉमन डिफरेंस -5 है। तो ये एपी और ये एपी सेम है, इसमें कॉमन डिफरेंस में क्या लिख सकता हूं, 95 माइनस 100 दैट इज -5। इसमें फर्स्ट टर्म भी अलग है। फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म 20 था, इसमें फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 100 है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है 7th टर्म फ्रॉम एंड, किस एपी में, जो एपी हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमने अभी एपी को रिवर्स कर लिया है और क्या लिख दिया, 100, 95, 90 और 20 टर्म। सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं और सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, बस आपका पूरा का पूरा एपी रिवर्स कर दिया गया। एपी रिवर्स करने से फर्स्ट टर्म 100 हो गया, कॉमन डिफरेंस -5 हो गया। अब 7th टर्म फ्रॉम एंड इस एपी के लिए, क्या इस एपी में 7th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होगा। अगर इस एपी में 7th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होगा तो फिर हम यहां लगा सकते हैं, इस एपी के लिए T7 निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे T7, A मतलब कि आपका यहां 100 हो गया, 100 प्लस 7 माइनस 1 इंटू -5 क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिए 100 और 7 माइनस 1 6 इंटू 5 माइनस 30। ठीक है, 6 5 टाइम्स 30, वैल्यू आ गई आपकी 70। ठीक है, इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो 7th टर्म
from end of the given AP is 70। वो कौन सा है आपका? 70 है। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इज 55 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, पूछ रहा है जो 55 है नंबर, वो इस सीक्वेंस का टर्म है कि नहीं है। ठीक, पहले सीक्वेंस को ऑब्जर्व करिए। ये सीक्वेंस क्या है आपका? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एंड पॉइंट नहीं दिया तो ये इन्फिनाइट सीक्वेंस है। और सीक्वेंस क्या है? 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 ऐड किया, 3 के बाद 5 आ रहा है, 2 ऐड किया, 5 के बाद 7 आ रहा है, 2 ऐड किया। मीन्स ये सीक्वेंस एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, और कॉमन डिफरेंस डी क्या है? 3 - 1 दैट इज 2 है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से ऑब्जर्व करिए, हमको क्या पूछ रहा है कि क्या ये है। अगर बोल रहा है इफ यस, अगर ये आपका टर्म है तो फिर आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है कि ये कौन सा टर्म होगा। चलिए तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये चीज करते कैसे हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम मानते हैं लेट, पहले हम अज्यूम करेंगे कि 55 आपका nth टर्म या mth टर्म है एपी का। ठीक, तो इस तरह से लिखेंगे लेट 55 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी। हमने अभी पहले अज्यूम कर लिया कि 55 क्या है? nth टर्म है हमारी गिवन एपी का। ठीक, अब ये है nth टर्म की नहीं है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ n पे। ठीक है, अगर ये 55 nth टर्म है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? tn को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 55। ठीक, tn की वैल्यू 55 दी हुई, a की वैल्यू आपको 2 है और d की वैल्यू a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है। a की वैल्यू रखा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको 2 दी हुई है 55। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? n माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 55 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 54 बाई 2 दैट इज 27। n की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। अब देखिए, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये 55 nth टर्म एपी का है या नहीं, या फिर 55 कोई भी टर्म एपी का है कि नहीं है। ठीक, अगर ये n की वैल्यू, ध्यान से देखिए, अगर ये n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है, इफ वैल्यू ऑफ n इज अ नेचुरल नंबर, then given number will be term of the given AP। ठीक, तो यहां पर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई है ना, 28 एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 55 जो गिवन नंबर है वो इस AP का टर्म है। सपोज दैट ये n आपका नॉन नेचुरल नंबर आता है। नॉन नेचुरल नंबर में n की वैल्यू अगर नेगेटिव आती, अगर मैं यहां लिख देता हूं इफ n हैव नॉन नेचुरल नंबर वैल्यू, नॉन, यहां लिख देता हूं नॉन नेचुरल नंबर वैल्यू। नॉन नेचुरल नंबर वैल्यू मतलब समझते हो आप, नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकते। ठीक, नेगेटिव नंबर, नॉन नेचुरल मतलब नेगेटिव नंबर या फिर फ्रैक्शनल नंबर, वो सारे होते हैं। अगर इफ n हैव नॉन नेचुरल नंबर वैल्यू देन गिवन नंबर विल नॉट बी, इसको याद रखिएगा, विल नॉट बी द टर्म ऑफ
गिवन ए पी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना कि अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे, इफ यस फाइंड विच टर्म इट इज। पहला क्वेश्चन कर लिया कि हाँ ये है, क्योंकि ये इसका एक नेचुरल नंबर है 28। अगर समझ लीजिए नहीं आता तो रीजन क्या लिखते आप, रीजन आप लिखते सिंस द वैल्यू ऑफ एन, या एज्यूम टर्म, जो भी आपने टर्म एज्यूम किया है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए जो गिवन नंबर है वो सीक्वेंस का टर्म नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ रही होगी। हर एक चीज किस पे डिपेंड कर रही है, एन पे डिपेंड कर रही है। अगर एन नेचुरल नंबर आया तो गिवन नंबर टर्म होगा सीक्वेंस का, अदरवाइज वो टर्म नहीं होगा सीक्वेंस का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ एन ए पी, ठीक है, इन एन ए पी द pth टर्म इज 1/q एंड द qth टर्म इज 1/p। मतलब कि किसी एपी के अगर दो टर्म आपको दिए हों, आपको यहाँ फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, आपको यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, किसी भी एपी के अगर दो टर्म्स आपको दिए हुए हैं तो आपको कोई और तीसरा टर्म पूछा जा रहा है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको देखिए यहाँ पर pth टर्म दिया है 1/q, qth टर्म दिया है 1/p, आपको फाइंड करना है p qth टर्म। ठीक, तो हम अज्यूम करते हैं लेट द जनरल टर्म बी tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अगर मैं जनरल टर्म अज्यूम कर रहा हूं दैट मीन्स मैंने a को फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लिया और d को कॉमन डिफरेंस अज्यूम कर लिया और tn को हमारा जनरल टर्म अज्यूम कर लिया, जो भी AP है उसका। ठीक है, अज्यूम कर लिया। अगर मुझे यहां से pth टर्म लिखना है, pth टर्म लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, जहां n लिखा हुआ है वहां मैं p रख दूंगा, क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। अच्छा, अगर मुझे क्वेथ टर्म लिखना है, ये pth टर्म दिया कितना है 1/q, इसकी वैल्यू दी हुई है 1/q। ठीक, इसको मैं नाम दे सकता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी चीज क्या गिवन है हमको, क्वेथ टर्म। तो क्वेथ टर्म कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको a प्लस, आप कैसे लिखोगे जनरल टर्म से, q माइनस 1 इंटू डी। क्वेथ टर्म में तो यहाँ q पुट करेंगे और गिवन कितना है, ये 1/p दिया हुआ है, 1/p दिया हुआ है। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें p क्वेथ टर्म फाइंड करना है, जिसको अगर मैं लिखना चाहूँ जनरल टर्म में तो क्या लिख सकता हूँ, a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज वी विल अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दी हुई है, आप इसमें क्या करिए, आप सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। इसमें से देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये a और ये a क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने जब सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, या आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर लीजिए, ठीक है, कोई भी एक कर लीजिए। हमने यहाँ फर्स्ट माइनस सेकंड कर लिया, तो फर्स्ट माइनस जब सेकंड करेंगे तो a माइनस a 0 हो जाएगा, फिर ऊपर वाला p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी। LHS को एक साथ और RHS को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये आ जाएगा आपका 1/q माइनस 1/p। इस तरह से आ गया। क्वेश्चन में हमको पी क्यू गिवन है, दैट मीन्स पी क्यू आर नोन फॉर अस। डी नहीं पता है, डी कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा अंदर, ये देखिए सॉल्व करेंगे, ये p माइनस 1 यहाँ माइनस, ये देखिए p माइनस 1 निगेटिव है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी माइनस क्यू, और ये प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब ये फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d इंटू ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, और ये आ गया p माइनस क्यू इक्वल्स टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। ये पी क्यू कैंसिल होगा तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन पी क्यू आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन पी क्यू आ गई। एक वेरिएबल की वैल्यू हमको पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। अभी हमको अगर a की वैल्यू पता चल जाए
तो फिर क्या हम टी पी क्यूथ टर्म निकाल लेंगे, पी क्यूथ टर्म्स निकाल लेंगे। कैसे निकाल सकते हैं ए की वैल्यू? यहाँ देखिए ए की वैल्यू कैसे आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप देखो, अगर मैं किसी भी एक टर्म में, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में अगर मैं डी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या मुझे ए की वैल्यू पता चल जाएगी? देखते हैं। मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो फर्स्ट में पुट करिए तो क्या हुआ, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू सीधे पुट किया, कितना गया 1 बाई पी क्यू इक्वल्स टू 1 बाई क्यू। इस तरह से लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ए अंदर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, P अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। ये P और P कैंसल आउट हो जाएगा, इधर इस तरह से बच जाएगा 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। ये प्लस 1 बाई क्यू आपका LHS में है और RHS में भी 1 बाई क्यू है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन पी क्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन पी क्यू आ गई। तो हमको यहाँ कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया था और फर्स्ट टर्म भी पता चल गया। अब हम बहुत ईजिली क्या फाइंड कर सकते हैं, बहुत ईजिली हम ये वाला टर्म फाइंड कर सकते हैं जो हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ए की वैल्यू लिखेंगे 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1, डी की वैल्यू क्या लिखेंगे, अगेन 1 बाई पी क्यू लिखेंगे। तो यहां से टी पी क्यूथ टर्म क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई पी क्यू प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पी क्यू बाई पी क्यू आ गया और ये माइनस 1 बाई पी क्यू आ गया। ये प्लस 1 बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे और ये पी क्यू बाई पी क्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो जो आपको टर्म पूछा था वो फाइनली कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी था। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिख सकते हैं, ठीक। मेनली होगा क्या, आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी, उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना रहेगा। वो 2 चीज़ें पता चल जाएंगी तो आपको जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो आप बता ले जाओगे, ठीक है। हो सकता है अभी आपको 2 अलग अलग टर्म्स इंडिविजुअली दिए थे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक। हो सकता है कि उन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हो, फिर आपको कोई और टर्म फाइंड करना है, तो काफ़ी ईजी रहेगा सॉल्व करना अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप का, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब कौन से 3 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 7 होंगे, तो इसके लिए तो हमको नंबर्स पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या है पहले देखते हैं, 100 है, और सबसे बड़ा क्या है 999। हम 2 एक्सट्रीम को चेक कर लेते हैं, ठीक। 7 से डिवाइड करेंगे 100 को, पहले कितना आएगा, 7 1 टाइम्स 7, ये 3 और ये 0 उतर जाएगा, 7 4 टाइम्स 28, रिमाइंडर आ गया 2। मतलब कि अगर 100 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 100 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 14 प्लस 2। आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा होगा, ठीक। अभी देखिए ये 2 अगर नहीं रहता तो फिर 98 आपका जो था वो 7 से डिविजिबल रहता, लेकिन 98 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। तो जो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, क्या अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं या 98 में 7 ऐड कर दूं तो क्या 105 ऐसा पहला 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो हमने फर्स्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड कर लिया जो कि 7 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं जो सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, वो क्या होगा। पहला मिल गया तो आप दूसरा लिख सकते हो, अगला जो 7 से डिविजिबल होगा आप 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 112। उसके बाद कितना होगा, फिर 7 ऐड कर लो 119। अब देखिए लास्ट क्या होगा वो देखते हैं, 99, इसको भी आप 7 से डिवाइड करो, 999 को भी 7 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 7 1 टाइम्स 7 2 9, 7 4 टाइम्स 28 1 9, 7 2 टाइम्स 14, कितना आ गया 5 आ गया। मीन्स 999 में रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो मैं 999 को किस तरह से लिख सकता हूँ, 999 इक्वल्स टू
7 इंटू 142 प्लस 5, ठीक। रिमाइंडर 5 बच रहा है, मतलब 999 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो आखिरी सबसे बड़ा डिजिट नंबर होगा जो कि किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख पा रहे होगे। अब देखो, अगर मुझे पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 7 से डिविजिबल हो रहे हैं वो क्या होंगे, तो ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, उसी तरह से ये आपका nth टर्म होगा, ठीक। अगर n की वैल्यू पता चल जाए हमें तो हम कह सकते हैं कि हम बता लेंगे कि जो नंबर ऑफ टर्म्स जो 7 से डिविजिबल होंगे वो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे कितने होंगे, ठीक। तो उसको मैंने n मान लिया, तो Tn लिखूंगा मैं 994, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये n नंबर ऑफ टर्म्स है और यही n क्या होगा, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो ये 994 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है 105 प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सारे जितने भी डिविजिबल होंगे नंबर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस 7 हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखिए कितना आता है, ये आ गया 9 और ये आ गया 8, ये आ गया 889 इक्वल्स टू n-1 इंटू 7, ठीक। तो फिर n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखते हैं, एक सेकेंड, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 994 105 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 14 9 आ गया, ये 8 आ गया, 889 बिल्कुल सही है, ठीक। ये आ गया आपका 889 अपॉन 7, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 1 टाइम 7, ठीक। 889 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 7 1 टाइम्स 7 और फिर 8 उतरा, 7 2 टाइम्स 14, फिर यहाँ 4 आया और 9, 7 7 टाइम्स 49, 0 आ गया। तो यहाँ से आ रहा है 127, n-1 की वैल्यू 127 आ रही है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 128। इसका मतलब क्या हुआ, देयर वर 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट विच विल बी डिविजिबल बाई 7। अगर सेम चीज किसी और नंबर से पूछा होता, यहाँ 6 पूछा होता, तो आप क्या करते, आप फिर 100 को 6 से डिवाइड करते, फिर सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखते और सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखते, वहाँ कॉमन डिफरेंस आपका 6 हो जाता, ठीक, और आपको ए अपने अकॉर्डिंग मिल जाता। तो इसमें जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं वो किस तरह से करने आपको समझ में आ गए होंगे। होपफुली आज की क्लास जो भी है आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में अभी यहाँ तक ही देखेंगे, बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।